वीडियो देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से सत श्री अकाल। मैं दया सिंह, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज का ये जो वीडियो सेशन है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन के बारे में। ये टॉपिक मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट में से है कि जब भी हम किसी मशीन कंपोनेंट को, किसी एलिमेंट को डिज़ाइन करते हैं तो उस दौरान हम कौन कौन सी वो बातें हैं, कौन कौन से वे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम किसी भी कंपोनेंट को, मशीन एलिमेंट को डिज़ाइन करेंगे। So first of all, let us start with motion of the parts and types of the stresses caused by the load. The operation of the machine depends on the arrangement of the parts to have the required motion so that the load on the machine component act in several ways due to which the internal stresses are set up. क्या मतलब है इसका कि जो भी मशीन कंपोनेंट हम डिज़ाइन करने वाले हैं उसका जो ऑपरेशन है वो किस तरीके से काम करेगा, वो डिपेंड करेगा कि उसकी जो कंपोनेंट्स की, एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट है, उसका मैकेनिज़्म किस तरह से हमने अरेंज किया है, ताकि जो उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो जो अलग अलग तरह से जो मोशन प्रोड्यूस करेंगे उसके ऊपर अलग तरह से लोड एक्ट करेगा। लोड लगने के कारण अलग अलग तरह का स्ट्रेस काउंट होगा। तो इसके अंदर हमें वो सभी चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस तरह से हमने अरेंजमेंट किया है और किस तरह से उसके अंदर लोड एक्ट करेगा और किस तरह से उसके अंदर स्ट्रेसेस कौन कौन से कहाँ कहाँ पे किस पॉइंट के ऊपर स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। Next point is selection of materials. For a designer, it is essential to know about the properties of the materials and their behavior under the working conditions so that the right material is selected. एक डिज़ाइनर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसे मटेरियल्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो एक राइट डिज़ाइन के लिए एक राइट टाइप का जो मटेरियल है उसको सिलेक्ट कर सके, क्योंकि हर एक मटेरियल की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ हैं। लोड कैरिंग कैपेसिटीज़ अलग है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, सारी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं। तो हर एक मटेरियल का जो इफ़ेक्ट है वो भी अलग अलग होगा। सो डिज़ाइन कंसिडरेशन के अंदर मटेरियल सिलेक्शन एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि उसके डिज़ाइन को इफ़ेक्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉर्म एंड साइज़ ऑफ द कंपोनेंट। इस पॉइंट के अंदर हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं कि जो कंपोनेंट हम डिज़ाइन करेंगे उसका शेप किस तरह का होगा, उसके साइजेस क्या क्या हो सकते हैं। While designing machine component for form and size, it is essential to know the forces which the component sustain and to anticipate any sudden applied or impact load which may cause failure. कि जब भी हमें किसी मशीन कंपोनेंट को डिज़ाइन करना है फॉर्म एंड साइज़ के अकॉर्डिंगली, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम ये पता करें कि उसके अंदर कौन कौन सी फोर्सेस किस किस पॉइंट के ऊपर वो जो कंपोनेंट है वो जो प्रोड्यूस होंगी वो सस्टेन कर सकता है, उनको सह सकता है। तो जो उसको सह सकता है उसके अकॉर्डिंगली ही हम उसको डिज़ाइन करेंगे। या कई बार क्या होता है कि कंपोनेंट के ऊपर कभी सडन इम्पैक्ट लोड पड़ जाता है जिसके कारण उसका टूटने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, उसके फेलियर के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से हमें उसको डिज़ाइन करना है, उसका साइज़, उसका शेप, उसके जो पैरामीटर्स हैं हमें कुछ इस तरीके से डिसाइड करने हैं ताकि वो फेल ना हो। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एंड लुब्रिकेशन। द लॉस ऑफ पावर ड्यू टू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अकर्स फर्दर द फ्रिक्शन व्हाइल स्टार्टिंग इज मोर देन दैट ऑफ रनिंग फ्रिक्शन, सो दैट it is essential that careful attention during design is given so that lubrication of all the surfaces which move in contact with other, whether rotating, sliding or rolling, is provided. क्या कहने का मतलब है इसका कि जब भी हम किसी मशीन कंपोनेंट को डिज़ाइन करेंगे तो उस दौरान हमें इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान देना है कि व्हेन एवर देयर इज़ अ रिलेटिव मोशन इन बिटवीन द टू कंपोनेंट्स, कि एक कंपोनेंट की रिस्पेक्टिव दूसरा कंपोनेंट स्लाइड कर रहा है, रोल कर रहा है या रोटेट कर रहा है, तो उस दौरान कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगी, वहाँ पे कुछ ना कुछ वीयर एंड टीयर प्रोड्यूस होगी। तो उस चीज़ को घटाने के लिए हमें प्रॉपर टाइप का वहाँ पे लुब्रिकेंट अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो चीज़ को ध्यान में रखना है कि प्रॉपर लुब्रिकेशन उस सिस्टम की जाए ताकि वीयर टीयर कम की जा सके। नेक्स्ट इज
कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल फीचर्स ड्यूरिंग डिज़ाइनिंग मशीन कंपोनेंट। जब भी हमें किसी मशीन कंपोनेंट को डिज़ाइन करना है, द ऑपरेटिंग फीचर्स ऑफ द मशीन लाइक स्टार्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टॉपिंग लीवर्स शुड बी लोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कन्वीनियंस। कि उस मशीन कंपोनेंट के अंदर जो भी हमारे कन्वीनियंस के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि उस कंपोनेंट को स्टार्ट करना है, उसको कंट्रोल किस तरह से करना है, उसको स्टॉप करना है, वो सारे के सारे उसके जो कन्वीनियंस पॉइंट्स हैं वो हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली नज़दीक लोकेट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक्सीडेंटल चांसेस होने की कगार पे है और मेरा स्टार्टिंग बटन काफ़ी दूर है, मेरा स्टॉपिंग बटन काफ़ी दूर है, या जो मेरे उसके कंट्रोल्स हैं उस मशीन को कंट्रोल करने के लिए वो काफ़ी दूर दिए गए हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, वो सारे के सारे उस ऑपरेटर की इन रीच होने चाहिए ताकि वो आसानी से किसी भी टाइम के ऊपर उस मशीन कंपोनेंट को ईजिली कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट्स। द यूज़ ऑफ द स्टैंडर्ड पार्ट्स इज रिलेटेड टू द कॉस्ट, as the cost of the standard or stock parts is only of fraction of cost of similar parts made to order। क्या मतलब है कि जब भी हमें किसी मशीन कंपोनेंट को डिज़ाइन करना है तो हमें ज़्यादा ध्यान उसके स्टैंडर्ड पार्ट्स को यूज़ करने के लिए लगाना चाहिए। मान लीजिए कि मुझे कुछ स्टड यूज़ करने हैं, कुछ नट बोल्ट यूज़ करने हैं, कुछ स्क्रू यूज़ करने हैं, कोई गियर यूज़ करना है, कोई शाफ्ट यूज़ करनी है, तो उस मशीन कंपोनेंट के अंदर जो भी इस तरह के कुछ कंपोनेंट्स हमें यूज़ करने हैं और मार्केट में वो स्टैंडर्ड साइजेस में अवेलेबल हैं, तो हमें ध्यान ज़्यादा उन स्टैंडर्ड पार्ट्स को यूज़ करने में लगाना चाहिए। इस तरह से क्या होगा कि हमें जो उस मशीन कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करने की जो कॉस्ट होगी वो कम होगी। कोई भी चीज़ जब हाई रेट के ऊपर बनती है, जिसका प्रोडक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तो वो हमेशा ही चीप रहती है। और उसी कंपोनेंट को मान लीजिए मैं खुद से तैयार करता हूँ तो उसकी जो कॉस्ट है वो हमेशा ही ज़्यादा रहेगी। तो इस तरह से हमें जो स्टैंडर्ड पार्ट्स हैं उनका यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। देयरफॉर ड्यूरिंग डिज़ाइनिंग द स्ट्रेस शुड बी गिवन टू यूज़ स्टैंडर्ड और स्टॉक पार्ट्स सो फॉर एज पॉसिबल। तो इसीलिए हमें स्टैंडर्ड पार्ट्स को ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट बात कर रहा है सेफ्टी ऑफ ऑपरेशन, कि हमें उस मशीन कंपोनेंट को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए कि उसकी जो सेफ्टी ऑपरेशन है वो मस्ट हो। अ डिज़ाइनर शुड ऑलवेज प्रोवाइड अ सेफ्टी डिवाइस फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑपरेटर, कि ऑपरेटर की सेफ्टी के लिए हमेशा ही कुछ सेफ्टी डिवाइसेस प्रोवाइड करने चाहिए डिज़ाइनर को। द सेफ्टी डिवाइस शुड इन नो वे इंटरफियर विद ऑपरेशन ऑफ द मशीन। मगर इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो वो सेफ्टी ऑपरेशन के दौरान जो सेफ्टी डिवाइसेस डिज़ाइनर ने प्रोवाइड किए हैं वो किसी भी तरीके से वो जो ऑपरेशन उसका होगा, जो काम करेगा डिज़ाइनर ऑपरेटर, उसको किसी भी तरीके से वो इंटरफियर ना करे, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए उसको काम करते दौरान। तो इस तरह से हमें सेफ्टी जो डिवाइसेस है वो डेवलप करने पड़ेंगे। Next point is workshop facilities. Designer must know the limitations of his employer's workshop facilities so as to avoid the necessity of having work done in some other workshop. क्या मतलब है इसका कि डिज़ाइनर जो किसी भी कंपोनेंट को डिज़ाइन कर रहा है उसे पता होना चाहिए कि उसके जो मालिक की इंडस्ट्री है उसके अंदर कौन कौन से मशीन कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंगली ही वो जो नया कंपोनेंट डिज़ाइन कर रहा है उसको डिज़ाइन करे, ताकि उसे किसी और वर्कशॉप में ना जाना पड़े। As sometimes it becomes necessary to plan and supervise the workshop operations and to draft methods for casting and machining special parts। कि अदरवाइज़ क्या होगा कि दिक्कत आने लग जाएगी कि जो कंपोनेंट्स वहाँ पे उसकी वर्कशॉप के अंदर फैसिलिटेट नहीं है, जो प्रोवाइड नहीं हुए हैं, तो उनको बनाने के लिए, उनको प्रोड्यूस करने के लिए एक स्पेशल सुपरविज़न प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें हो सकता है कुछ नई कास्टिंग्स बनानी पड़े, कुछ स्पेशल पार्ट्स बनाने पड़े, मशीनिंग करनी पड़े। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान देना है कि अगर हमारा काम चल सकता है तो उसी में ही हमें अपना काम चलाना चाहिए। अगर नहीं हमारा सर रहा तो उसके बाद ही हमें
कुछ नए डिसीजंस लेने चाहिए जिसके अकॉर्डिंगली हमें कुछ बाहर से काम करवाना पड़े, दूसरे वर्कशॉप से काम लेना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ आर्टिकल्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। अ डिज़ाइनर व्हाइल डिज़ाइनिंग अ मशीन मस्ट कंसीडर द नंबर ऑफ द आर्टिकल्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। जब भी किसी डिज़ाइनर को किसी मशीन को डिज़ाइन करना है तो उसको ध्यान में रखना होगा कि जो वो मशीन कंपोनेंट डिज़ाइन कर रहा है वो किस पर्पस के लिए डिज़ाइन कर रहा है। क्या वो मास प्रोडक्शन के लिए है या जॉब प्रोडक्शन के लिए है, किस तरह के काम के लिए उसे डिज़ाइन करना है। If only a few articles are to be made, extra expenses are not justified unless the machine is large or of the some special design। कि मान लीजिए कि हमारे पास कुछ स्पेशल पर्पस मशीन्स हैं, SPM मशीन्स हैं, उनके ऊपर मैं कुछ इस तरह का कंपोनेंट डिज़ाइन कर रहा हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा है या उसकी जो रनिंग कॉस्ट है उसको भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा, उसके एक्सपेंसेस को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, तो इस तरह का कोई डिज़ाइन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज अ स्मॉल ऑर्डर्स डज नॉट परमिट एनी अनड्यू एक्सपेंस इन द वर्कशॉप प्रोसेस सो दैट द डिज़ाइनर शुड स्ट्रिक्ट हिज स्पेसिफिकेशंस मैक्सिमम टू द स्टैंडर्ड पार्ट्स। सो इसीलिए डिज़ाइनर को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर इस तरह का कोई काम आता है कि मान लीजिए कोई स्मॉल ऑर्डर है, उसके अकॉर्डिंगली कोई मशीन कंपोनेंट डिज़ाइन करना है तो उसके लिए वो मैक्सिममली स्टैंडर्ड पार्ट्स को यूज़ करे। मान लीजिए कुछ मास प्रोडक्शन के लिए डिज़ाइन करना है तो उसके लिए वो खुद का SPM का डिज़ाइन कर सकता है, कोई स्पेशल पर्पस मशीन उस तरीके से डिज़ाइन कर सकता है जो उसकी वैल्यू को जस्टिफाई कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। An important consideration in design is the cost of construction of an article। जब भी किसी मशीन कंपोनेंट को हमने डिज़ाइन करना है, किसी एलिमेंट को डिज़ाइन करना है तो उसके अंदर खर्चा कितना होगा वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। Therefore, the aim of the design engineer under all the conditions is to reduce the manufacturing cost to the minimum। तो इसके अंदर हर एक डिज़ाइनर का फ़र्ज़ बनता है, उसका मेन सोल पर्पस वही है, हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट यही चाहता है कि जो भी वो इन्वेस्ट कर रहा है वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। किस तरीके से हम कुछ नए तरीके अपनाएं कि हमारा जो कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, वो कम से कम हो और मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो डिज़ाइनर का ये मेन पर्पस बनता है कि वो किस तरह से कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, उसको देखे। एंड द लास्ट पॉइंट इज असेंबलिंग। A machine is assembled as a unit before it functions. A large units are assembled in the shop and tested and then transported to the place of service। कि जब भी किसी मशीन को मार्केट में हमें लॉन्च करना है बना के, तो उसको लॉन्च करने से पहले हमें उसको इकट्ठा करना पड़ेगा, मीन से उसकी हमें असेंबली करनी पड़ेगी। जैसे हमें पता है कि कोई भी मशीन एलिमेंट है उसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लगे होते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जो सेपरेटली वर्क करते हैं। सबको एक अरेंज करके, एक पर्टिकुलर मैकेनिज़्म के अकॉर्डिंगली अरेंज करके उससे डिज़ायर्ड फंक्शन अचीव किया जाता है, तो उसको हम असेंबली बोलते हैं। तो जब उस मशीन को हमने असेंबल कर दिया फिर उसकी टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग होने के बाद ही उसके जो फाइनल रिजल्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हम उसको सर्विसेज के लिए मार्केट में लॉन्च करते हैं। द फाइनल लोकेशन ऑफ द मशीन इज़ इम्पॉर्टेंट, देयरफॉर द डिज़ाइन इंजीनियर एंटिसिपेट्स द एग्जैक्ट लोकेशन एंड द लोकल फैसिलिटीज़ फॉर इरेक्शन। कि जो डिज़ाइन इंजीनियर है वो डिसाइड करेगा कि जो उसको फाइनल शेप देनी है, जो फाइनल असेंबली करनी है वो किस जगह पे करनी है। जैसे कि हम मार्केट में देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी MNCs हैं वो क्या करती हैं कि जो कंपोनेंट्स हैं किसी मशीन के, मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल के अंदर हम देखते हैं कि कितने सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो सारे कंपोनेंट्स वो खुद इंडस्ट्री नहीं बनाती, कुछ मार्केट से वो स्टैंडर्ड साइजेस लेती है, कुछ कंपोनेंट्स वो पर्टिकुलर कुछ इंडस्ट्रीज़ को दे रखे हैं कि आप हमें मैन्युफैक्चर करके दो, वो सिर्फ असेंबली करेंगे, मगर कुछ कंपोनेंट्स वो खुद से बनाते हैं। तो इस तरीके से जब वो उसको असेंबल करेंगे तो पर्टिकुलर प्लेस कौन सी होगी कि जहाँ पे उसको वो असेंबल करके, जहाँ से उसकी प्रॉपर टेस्टिंग करके वो मार्केट में सेल करेंगे, तो जहाँ पे वो प्रॉपर सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो चीज़ भी देखना एक डिज़ाइन इंजीनियर की खूबी है कि उसे वो चीज़ डिसाइड करके बतानी है कि वो चीज़ हमें कहाँ पे रखनी है।
इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक था डिज़ाइन कंसिडरेशन का, जिसके अंदर हमने बेसिकली बात की कि जब भी हमें किसी मशीन कंपोनेंट को डिज़ाइन करना है तो कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है, वो कंप्लीट है। होपफुली आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट अच्छे से समझ नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।